नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि केतु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में कर्क राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है नवम भाव, नौवा भाव। नौवें भाव में जब कर्क राशि का केतु पड़ता है तो क्या फल आता है। कर्क राशि आप जानते हैं इमोशनली अटैच होने वाली राशि है। प्रेम, हास्य, विनोद, ये सब चीज़ें पसंद करती है। अगर हम नॉर्मल नियम की बात करते हैं तो जल तत्व राशियों और अग्नि तत्व राशियों में सामान्यतः केतु अच्छा फल देते हैं, लेकिन ये अभी एक शर्त में बंध गई है बात। उसको अगर वो शर्त पूरी नहीं होती तो फिर केतु यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे। चंद्रमा स्वग्रहियों या चंद्रमा इस हाउस से 1, 4, 7, 10 में आ जाए, यानी चंद्रमा केंद्र में आ जाए या लग्न से केंद्र में बैठा हो तो इसके अच्छे फल मिलेंगे आपको केतु के यहां बैठने के। नहीं तो यहां अच्छे फल केतु नहीं देगा। तो ये बात याद रखना है। हमारे जो नॉर्मल नियम है वहाँ कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं। अगर आप उन एक्सेप्शनल को ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो आप पकड़ नहीं पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर कर्क राशि है और कर्क राशि में यहाँ शुक्र आ जाते हैं शुक्र के साथ यहाँ केतु हैं, फिर भूल जाओ आप कि केतु कुछ खराब करेगा। कह रहे हो तो ये बात ध्यान रखनी है, केतु अगर अकेला बैठा है तभी भी अच्छा फल दे सकता है। इस भाव से केंद्र में आप चंद्रमा को ले आओ। जैसे आपने देखा कर्क राशि में अकेला अगर मंगल बैठा तो अच्छा फल नहीं आता, लेकिन अगर नीच भंग करवाने वाला चंद्रमा उसके साथ आ जाए, उस भाव से केंद्र में रहे, तो फिर मंगल अच्छे फल देने लग जाता है। कुल मिला के ये है कि मंगल जो कमांडर इन चीफ है, उनको आपने अगर कोई रानिवास यानी रानी के घर में रख दिया, जो लड़ाई झगड़े जिसका मेन काम ही है भाई जंग, और चंद्रमा को क्या बोलते हैं फीमेल किंग, रानी कह लीजिए आप। अब रानीवास में वो बड़े ज़्यादा अनकंफर्टेबल से महसूस करते हैं आप कि कहाँ डाल दिया यार मुझे, तो वो अपने पूरी शक्ति से वो कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ में रानी स्वयं कहे कि नहीं सर आपको ये कॉरिडोर आपको मैनेज करना है, यहाँ की डिसिप्लिन आपके हाथों में है, तो फिर मंगल को बल मिल जाता है। मंगल को तो बिल्कुल मैम मैं अपने कार्य को वहन करूँगा। अब हमारी डिक्शनरीज के लिए ये मैम या सर हो सकता है, लेकिन ये जो ग्रहों के लिए जो उनके जेंडर डिसाइड किए गए हैं उसका एक दूसरा ही अर्थ है जो सामान्यतः हमारी बुद्धि में समझ में नहीं आएगा। जैसे हम तो यहाँ 2 ही जेंडर मानते हैं, मेल फीमेल। हो सकता है वहाँ पर कई जेंडर अलग अलग होते हो, मेल फीमेल, सुपर फीमेल, बहुत से। मतलब हम तो लौकिक दृष्टि से देख रहे हैं अभी कि भाई पुरुष और महिला ये 2 ही शायद जेंडर होते हैं। ये किस प्रकार से उन्होंने इसको स्त्रीलिंग बताया हमारी समझ के लिए, वो उसको जरा ग्रंथों में पढ़ेंगे तब समझेंगे कि वो पुरुष हैं, लेकिन उनका जेंडर उन्होंने स्त्री माना है चंद्रमा का। तो फीमेल किंग की तरह कुछ कुछ बर्ताव करते हैं। मतलब राजा तो हैं वो और सूर्य के परम मित्र हैं वो, लेकिन सूर्य की तरह जो एग्रेशन सूर्य के पास है वो चंद्रमा के पास नहीं है। तो यहां पर अभी केतु बैठे, हम दोनों फल जान लेते हैं। अगर केतु को सपोर्ट मिल रहा है तो फिर क्या होगा, पिता के साथ कम बातचीत होने के बाद भी पिता से संबंध प्रगाढ़ करेगा, संबंध बनाए रखेगा। और अगर केतु का नीच भंग नहीं हो रहा है, चंद्रमा का प्रभाव नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, पिता से कम बातचीत करता है और पिता से दूरी बन जाती है। दूरी बन गई तो देख लो चंद्रमा कहाँ है। कहता जी चंद्रमा इस भाव से 1, 4, 10 में नहीं है, पिता से दूरी बन गई। क्लियर हो गया। और अगर नीच भंग नहीं होता है
तो फिर इस कंडीशन में मैंने वही मंगल वाले, क्योंकि कुछ वत केतु की बात करें तो मंगल की तरह जैसे हम देखते हैं नीच भंग वाला, वो वाला आपको ध्यान रखना है कि कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, तो कर्क राशि में कुजवत यानी कुज यानी मंगल के समान केतु, तो ये भी नीच की तरह फल दे रहे हैं। तो इस अंग में दिक्कत हो सकती है, कहीं जंघा, थाई या फीमर जो हड्डी सबसे मजबूत हड्डी, उसमें कुछ कमी आना, लेग पिट्स में कहीं खाज, खुजली, इस प्रकार का इरप्शंस हो सकता है आपको। 9th हाउस अफेक्टेड होने के कारण आपको लंबी यात्राओं से सतर्क रहना चाहिए। सामान चोरी होना और गुप्त रूप से कुछ चीज़ें या गलत खा लेना यात्राओं के दौरान, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे भाव में अगर राहु अगर बैठता है और वो एग्रेसिव हो, तो फिर यात्राओं में झगड़ा हो जाता है। दूर यात्राओं में जैसे आपने देखा है, कहीं हम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, बेमतलब के विवाद बन जाते हैं जिसका कोई कारण नहीं। केतु से भी झगड़ा हो सकता है, लेकिन केतु बहुत शांत है। इन झगड़ों में आदमी अपना रास्ता अलग कर लेता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि केतु का नवम भाव में आने पर धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राओं में आपको सेकेंडरी बनकर जाना चाहिए, प्राइमरी बनकर अप्रोच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है, यात्रा का पूरा फायदा नहीं मिलता है। नवम भाव से हम आपके पार्टनर के 1, 2, 3 आपके पार्टनर के भाई बहनों को देखते हैं, तो जो साले सालियां हैं उनसे कम बातचीत होगी, और अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं बन रहे हैं तो फिर वो संबंध भी हल्के हो जाते, कम बातचीत होती है। उनको लगता है यार हमारा तो रिश्तेदार हमारा ध्यान ही नहीं रखता है। यानी आपके साले साल, अगर आप पुरुष जातक हैं तो आपके साली सालियां कहाँ से देख रहे हैं? नवम भाव से। आपके जीजा जी को भी हम नवम भाव से देखते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 ये आपके भाई बहन का पार्टनर आपका नवम भाव। तो कुल मिला के देखा जाए, केतु अकेला बैठकर यहां फल को बिगाड़ता है। दृष्टियों की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 केतु यहां बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से दूसरी जल तत्व राशि वृश्चिक राशि पर नजर बनाए हुए हैं, तो यह अच्छा माना जाता है। दृष्टि वृश्चिक राशि में केतु सामान्यतः अच्छा फल ही देते हैं, तो मन मस्तिष्क को शांत रखते हैं, सेरेबलम शांत रहता है, बुद्धि शांत रहती है, और ऐसे व्यक्ति को कोई सर पर इस प्रकार का कोई बड़ा चोट दिखाई नहीं देती अगर मंगल निर्दोष है। अगर मंगल भी पीड़ित है, माने मंगल पीड़ित हैं, केतु इंस्टेंट इफेक्ट को तो इंप्रूव करती है, लेकिन जो रिजल्टेंट है घर का, वो मंगल के पास रिजर्व्ड है, तो चश्मा चढ़ सकता है, यानी सर पर कोई ना कोई निशान रह सकता है घर का मालिक खराब होने पर। लेकिन मैंने बोला ना, इंस्टेंट इफेक्ट अगर अच्छा होता है तो वो विजिबल नहीं होता है। वो कोई भी मार्क इस प्रकार का होता है, वो विजिबल नहीं होता है। रिजल्टेंट का मतलब होता है बाद में कभी पता लगता है कि हाँ उसके शरीर में कुछ इस प्रकार के निशान है सिर पे चोट के, लेकिन वो जब आग्रह करने पर ही पता लगता है। अगर भाव की स्थिति खराब हो तो फिर वो इंस्टेंटली विजिबल हो जाता है, तुरंत विजिबल हो जाता है। भाव में बैठे ग्रह अगर खराब हो तो फिर तुरंत विजिबल हो जाता है कोई मार्क। लेकिन अगर रिजल्टेंट खराब है तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है कि हाँ, वो खुद बताएगा कि सर मेरे यहाँ कहीं चोट है, वो नॉर्मल विजिबल नहीं होती लेकिन वो बड़ी चोट है। ठीक है, प्रथम भाव से हम कहीं ना कहीं दादा को भी देखते हैं। तो जब केतु का यहाँ आता है तो व्यक्ति के लिए वृश्चिक राशि का केतु अच्छा माना जाता है। दादा ज़्यादा संवाद करने वाले नहीं होते। दादा का स्वभाव कैसा रहता है? 8 नंबर की तरह रहता है। 8 नंबर का मतलब दिखने में शांत, लेकिन गुस्सा आने पर क्रोध भयंकर होता है, और केतु के कारण वो लेकिन
अपने कार्य में अपने आप में आनंद अपने में ही आनंद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं 5, 6, 7, 8, 9। 9वीं दृष्टि से केतु तीसरी जल तत्व राशि यानी मीन राशि पर नजर बनाए हुए हैं। मीन राशि भी फुल सपोर्ट करता है केतु को। तो आदमी अपने पठन पाठन डिग्री सर्टिफिकेशन में अच्छे से पढ़ाई करता है। पढ़ाई के लिए हमको क्या चाहिए? विषय वस्तु से आसक्ति का त्याग। जब आपको पढ़ना हो तो ज़्यादा आसक्ति नहीं है, भाई पता लगा आप मोबाइल में लगे हुए हैं, टीवी में लगे हैं, इस प्रकार का केतु अच्छा माना जाता है पंचम भाव में। उसको इन विषयों से बचा कर रखता है, डिटैच कर देता है। उस डिटैचमेंट वाली प्रॉपर्टी का यहाँ फायदा ले रहा है वो। बढ़िया पढ़ाई करने का समय मिलता है उसको। नहीं तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि भाई लगन बहुत है, उसको कभी पढ़ने का समय ही मिला। ऐसे व्यक्तियों को खूब समय मिलता है पढ़ाई करने का। और पंचम भाव कहीं ना कहीं सडन, माने देखिए सडन को कई लोग 8 से जोड़ रहे हैं, 5 से जोड़ रहे हैं, फर्क बहुत बड़ा है। आपने अपनी समझ में कहीं सट्टा लॉटरी खरीदी है खुद से जानकर, तो तब आप ज़्यादा खरीदिए जब आपका पंचम भाव मजबूत है। 8वें भाव के लिए हम खुद से बहुत ज़्यादा कोई प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वो अपने आप जनरली आता है जीवन में। जैसे आपने कोई पॉलिसी खरीदी होगी 5 साल पहले और कुछ ऐसे नहीं होगा, मार्केट बेस्ड कुछ थी, वो म्यूचुअल फंड बेस्ड कुछ पॉलिसी थी, तो जिसमें आ भी सकता था। तो जब वो मैच्योर हुई पॉलिसी तो आपको पता लगा उस पॉलिसी में हमें 10 लाख का फ़ायदा हो गया। वो अष्टम भाव, उसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं की थी। लेकिन पंचम भाव होता है आपने कहीं प्लॉट के लिए लगाया, पैसा लगाया उसमें, और वो प्लॉट आपका निकल आ रहा है, आप खुद से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं 6 महीने 1 साल, वो सब पंचम भाव। तो केतु की दृष्टि ये बताती है कि आदमी इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा ट्राई ही नहीं करता है। इस प्रकार की अगर भावना आती, डिटैच करता है, वो सडन गेन या जैसे लोग कमेटी पर पैसा वगैरह लगाते हैं, ये ज़्यादा इच्छा नहीं करता कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाए मुझे। क्लियर? और क्या कह सकते हैं, पंचम भाव संतान की बात करता है। अब जैसे मान लीजिए बृहस्पति भी कमजोर है, तो फिर केतु की दृष्टि, हालांकि इसको पॉजिटिव एंगल में ही कई लोग ले रहे हैं इसको, अब आप खुद समझिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। संतान की चाह ना करना, उसको पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करा देता है जातक को कि संतान की जरूरत क्या है, क्या करना है संतान का। और यही नेगेटिवली हो जाता है कब? जब यहां पर राशि का सपोर्ट नहीं है। तो क्या होता है फिर, बहुत लंबे समय तक जातक ट्राई करता है लेकिन संतान नहीं होती। पंचम भाव में अगर राहु की स्थिति खराब आ जाए तो फिर उस संतान के लिए प्राण घातक हो जाता है। जैसे मेष राशि का राहु, मंगल की स्थिति भी कमजोर है, तो फिर संतान को कम आयु में उसकी मृत्यु हो सकती है। पठन पाठन में बड़ी दिक्कत होती है मेष राशि का राहु अगर पंचम भाव में आ जाता है तो। लेकिन अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो कई कुंडलियां में मिरेकल देखा है मैंने, मिरेकल। संतान 6 वर्ष की आयु में निधन हो गया उसका, लेकिन अगले ही वर्ष उस संतान के लिए उन्होंने इच्छा की कि वही संतान, वही जेंडर चाहिए हमें। अगर जैसे कोई बेबी गर्ल थी तो बेबी गर्ल ही हमें चाहिए, वो संतान दोबारा हो गई उसको, और उससे उसको जीवन में बहुत ज़्यादा सुख मिले। तो मेष राशि का राहु और कर्क राशि का राहु समझना इतना आसान नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि हाँ पक्का हो जाए एकदम। मेष राशि का राहु मतलब किसी को फांसी की सजा सुनाने के बाद राजा को उस पर रहम आ जाना कि नहीं यार बहुत पीड़ा दे दी उसको, मैं तुझे अभय देता हूं, अब जा, मैंने तुझे अभय दिया, तू कहीं भी जा, मैं तेरा टेक केयर करूंगा। ऐसा अजीब रिजल्ट आता है मेष राशि में राहु का, तब तो आदमी सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि घर का मालिक अच्छी स्थिति में जरूर हो। क्लियर हो गया? तो वो आप खुद समझ लीजिए कि जातक कई बार सोचता है कि क्या करेंगे संतान का,
तो संतान डिले हो जाना, और अगर मान लो संतान बृहस्पति अच्छा स्थिति में है भी, तो भी क्या होता है, वो अपनी संतानों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता उनका। लेकिन उसको नेगेटिव एंगल में नहीं ले रहे हम, क्योंकि केतु राशि का सपोर्ट पा रहा है। क्लियर हो गया? इससे माँ का एसेट्स भी देखा जाता है। तो मीन राशि है, केतु की नज़र पड़ रही है, तो आदमी ना ज़्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं होता है अपने एसेट्स को लेकर। यानी माताश्री हैं जो आपकी माता जी, वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखती क्या आपके एसेट्स का, लेकिन वो उनको फ़ायदा दिलाएगा बृहस्पति अगर मजबूत स्थिति में है तो। जैसे बृहस्पति मान लीजिए इसी के साथ बैठ गया, तो आदमी जो माता ज़्यादा बॉदर नहीं करती बैंक में कितना पैसा पड़ा है, लेकिन वो पैसा तो इकट्ठा करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब आदमी अपने कुटुंब का ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करता। और बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे लोगों की आपके माता जी की वाणी भी बहुत अच्छी होती है। बृहस्पति का सात्विक रूप, ब्राह्मण वर्ण माना जाता है इस राशि को, और थोड़ा सा इसके मुकाबले पोलाइट माना जाता है। मीन राशि जल तत्व राशि मानी जाती है, ये राशि अग्नि तत्व राशि मानी जाती है। तो पोलाइटली अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रखने में आपके माताश्री सक्षम। तो केतु कुल मिला के अगर चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाता है तो अच्छा फल देता है जल तत्व राशियों में। तो ये था केतु का नवम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।